एक प्रश्न है सेकंड पेपर जीएस में पॉलिटी एंड रिलेटेड्स वाले में 2023 का पहला क्वेश्चन 8 अंक 125 शब्द। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है? सुस्पष्ट भाषा में आंसर लिखा हुआ है जो थोड़ा ज़्यादा है, इस पे चर्चा ज़्यादा कम पे हम बाद में करेंगे। तो अब सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना को दर्शन क्यों कहा जाता है? दर्शन को सामान्य तौर पर समझ पाना काफ़ी मुश्किल काम होता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष दोनों की बात करता है। तार्किकता कम समझ में आती, वाद विवाद संवाद थोड़े से दूर के विषय हो गए। सरल अर्थों में कहेंगे तो दर्शन वाद विवाद संवाद, बाद में लोक कल्याण की सुनिश्चिति, अच्छी बातों की प्राप्ति, तार्किकता के द्वारा सत्य की खोज। हमारे संविधान की प्रस्तावना भी ऐसी ही कुछ है, वो भी समझ में नहीं आती है। जैसे संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द हम है, अगर हम की स्पष्ट सकारात्मक व्याख्या हो जाए, पॉजिटिव व्याख्या हो जाए तो जाति धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी। तब धर्म, क्षेत्र, जाति, संप्रदाय के झगड़े ही कहाँ रह जाएंगे? तब भाई भाई के बीच में विरोध कहाँ रहेगा? पड़ोसी धर्म का पालन करेगा। विरोध और विरुद्ध की बातें ही खत्म हो जाएंगी अगर हम के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाए तो। बाकी तो किंतु समझ में कहीं आता है, किंतु समझ में कहाँ आता है। यही न समझ पाने वाली बात ही वस्तुतः प्रस्तावना को दर्शन की ओर ले जाती है। प्रस्तावना का स्वरूप कल्याणकारी है। प्रस्तावना में निहित तथ्य और दर्शन, अतीत से सीख, वर्तमान की बेहतरी और भविष्य के संकेत को छिपाए हुए हैं। बट ये समझना इतना आसान काम नहीं वैसे जितना दर्शन। फिर भी हम अपनी प्रस्तावना के द्वारा जिन चीज़ों की खोज करना चाहते हैं, जिन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, वे हैं अधिकतम और धारणीय लोकतंत्र के द्वारा लोक कल्याण। दूसरा, संविधान सभा के लक्ष्यों एवं प्रयोजनों का विनिश्चय कर पाते हैं। तीसरा, संविधान निर्माताओं की भावनाओं और विचारों को समझ पाते हैं। और चौथी बात, लोकतांत्रिक प्रणाली के मूल्यभूत विवरणों का परिचय कर पाते हैं। एंड पांचवी बात, उन उद्देश्यों का कथन और स्पष्टीकरण भी हमारी संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है जो हमारे संविधान निर्माता चाहते थे, कल्याण। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य भी कल्याण है और दर्शन का उद्देश्य भी कल्याण है। दर्शन जगत के उन रहस्यों और तथ्यों की खोज का उद्देश्य रखता है जो तार्किकता के धरातल पर सिद्ध हों, निष्णात हों और जगत की कल्याण और बेहतरी में प्रयोग आए। ऐसे हमारी संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द लिखे गए, संप्रभुता, न्याय, चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, समतामूलक विकास, धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द प्रकारांतर से सारी संस्थाओं को यह निर्देश करते हैं कि आपको इसे पाना है, इस पर पा करके ही आप लोग कल्याणकारी राज्य होने का दावा कर सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना के विभिन्न शब्द और आगे के प्रावधान आपस में इसी तरीके से गूंथे हुए हैं। प्रस्तावना वस्तुतः उन प्रावधानों के विस्तार व्याख्या के लिए आधार प्रदान करती है कि प्रावधान या अनुच्छेद 136 हो, 113 हो, 3 हो, 7 हो, लेकिन सबके मर्म में हम ही छिपा हुआ हो। यह बात समझना थोड़ी सी कठिन है, किंतु समझना यही है और हमारा संविधान यही समझाना भी चाहता है। हमारे संविधान निर्माता
दूरंदेशी प्रकृति वाले थे, भविष्य के संकेत वाले थे, आगे की सोचते थे। इसी नाते 362 जोड़ दिया गया कि यदि हम कभी पुराने पढ़ेंगे तो 359 के धराते हुए संशोधन कर लेना। इसी बात के मर्म और महत्व को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि संविधान की भाषा कभी मौन पड़ेगी, कम पड़ेगी, छीण पड़ेगी या स्पष्ट होगी, न समझ में आएगी, तो हमें संविधान निर्माताओं की भावना को समझना पड़ेगा। अब संविधान निर्माता न बाबू राजेंद्र प्रसाद हैं, न टैगोर हैं, न गांधी हैं, न नेहरू हैं, न अम्बेडकर हैं। अब उनकी भावना को कैसे समझा जाएगा? यहाँ समझने का एकल आधार है दर्शन और आस्था, कि वे लोग हमारे बारे में बेहतर सोच रहे होंगे, भारत के कल्याण के बारे में सोच रहे होंगे, यानी कि उनकी मंशाएं बेहतर होंगी। यानी कि संविधान की प्रस्तावना या किसी प्रावधान की व्याख्या के करते समय हमें अपने पूर्वजों की सीखी और सिखाई बात और उनकी भावनाओं को सकारात्मक रूप में लेना पड़ेगा। यानी कि भारत के संविधान यदि कहीं अपना अर्थ तत्व कम भी कर रहे हो तो पॉजिटिव समझना पड़ेगा, क्योंकि यह मान के नहीं जा सकता कि हमारे पूर्वज या संविधान सभा के सदस्य या संविधान निर्माता देश की बेहतरी के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, दादा लोक कल्याण के बारे में भी सोच रहे होंगे। यानी कि संविधान की प्रस्तावना हमको लोक कल्याण की ओर चलने के लिए कहती है, तथापि यह कोई आसान विषय वस्तु नहीं है। वाद विवाद संवाद के थ्रू समझने की जरूरत है, तार्किकता के द्वारा समझने की जरूरत है, और इस तरीके से उपजी समझ से प्रस्तावना लोक कल्याण के लिए प्रस्तुत है। यही दर्शन की भी विषय वस्तु है। इस नाते संविधान की प्रस्तावना को दर्शन भी कहते हैं। प्रस्तावना में भी कुछ छिपा हुआ, दर्शन में भी कुछ छिपा हुआ है। उसी छिपे हुए तथ्य और सत्य का उद्घाटन करके मानवता का कल्याण, देश का कल्याण, भारत का कल्याण, ऐसे नियमों का निर्माण जो जनता के हितों के अनुकूल जाते हों, उन नियमों पे रोक जो जनता के हितों के विरुद्ध जाते हैं। वस्तुतः हमारे संविधान की प्रस्तावना पूर्व और पश्चिम का समेकन है। वस्तुतः हमारे संविधान की प्रस्तावना रस्सू और औपचारिक का मिश्रण है। वस्तुतः हमारे संविधान की प्रस्तावना अध्यात्म और विज्ञान का मिश्रण है। वस्तुतः हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक तौर पे आध्यात्मिक तौर पर गांधी खड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ नेहरू, अम्बेडकर और टैगोर के रूप में विज्ञान खड़ा हुआ। यह पूर्व और पश्चिम अध्यात्म विज्ञान को चलने की बात करता है। दर्शन का भी विषय यही, सब साथ चलें, तू वसुधैव कुटुम्बकम, आपसदारी का विकास हो, धार्मिक भेदभाव खत्म हो, छुआछूत खत्म हो। इस संविधान की प्रस्तावना के पीछे छिपे निहित दर्शन हैं, जिन्हें हमारी सरकारों को, हमारे समाज को, हमारी संस्थाओं को प्राप्त करना है। इसे प्राप्त करके हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकते हैं। कह सकते हैं कि प्रस्तावना में निहित तथ्य और दर्शन, जो दर्शन और आस्था, तर्क और विश्वास, विज्ञान और अध्यात्म में टिके हुए हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दार्शनिक पहलू का विषय बना देते हैं। ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा व्यवहारिक तरीके का स्पष्टीकरण है। इम्तहान में क्या लिखेंगे, वह PDF में एक पेज का आंसर जा रहा है, आंसर थोड़ा ज़्यादा है, तो ज़्यादा कम पे आगे हम चर्चा करेंगे। अगला वीडियो होगा मुख्य परीक्षा उत्तर प्रदेश PCS की 11 कड़ियों में तीसरी कड़ी, जहाँ पे हम सामान्य हिंदी की चर्चा करेंगे, जो 150 नंबर की है। आपसे अपेक्षा भी करेंगे हमारी ऑफलाइन क्लासेज जो कानपुर में चल रही हैं, उसको यथाशीघ्र ज्वाइन करें और टॉप करें। अनंत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।